हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं फैज सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी मीडियम हब में। तो बेटा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए 9 और 10 के लिए साइंस और 11, 12 के लिए केमिस्ट्री और 9 और 10 के लिए मैथ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। तो आज बेटा क्लास 11 के लिए केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसका लेक्चर नंबर 2 है। इसका पहला लेक्चर जरूर देखना अगर आपको 11th की केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से करनी है। तो आज बेटा इसका लेक्चर नंबर 2 है और आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के गुण के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको पदार्थ का वर्गीकरण सिखाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप इसके सारे वीडियोस देखिएगा जिससे आप अच्छे से सुंदर से नोट्स भी बना सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो बेटा आज हमें क्या पढ़ना है, पदार्थ के गुण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पदार्थ के गुण होते क्या है। देखो, पदार्थ के गुण वो होते हैं जिस पर पदार्थ डिपेंड करें, मतलब उसमें होने वाले चेंजेस। यानी कि पदार्थ का गुण जो होता है, सबसे पहला गुण होता है द्रव्यमान, एक होता है आपका भार, एक होता है आपका आयतन, एक होता है आपका घनत्व और एक होता है आपका तापमान, जिसे तापक्रम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5। अब देखो बेटा, अगर आप ये चाहते हो यार कि आप ये सोचो कि सर मैं वीडियो देखने आया और वीडियो में सर ने मुझे कोई 11th का टॉपिक नहीं पढ़ाया, पहले चैप्टर का रसायन विज्ञान कुछ मूल अवधारणाएं का, तो बेटा आप अभी वीडियो से एग्जिट कर जाओ, क्योंकि मेरा काम जो है ना सिखाने का है, पढ़ाने का नहीं है। मैं सिखाता हूं और सीखने के लिए क्या है ना, मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता। मेरा यही बस रोल है कि मैं ये जानता हूं कि आप अगर यहां पर आए हो, वीडियो खोली है आपने, तो आपको कुछ भी नहीं आता। तो मैं आपको जीरो से सिखाऊंगा और हीरो बनाने तक साथ चलूंगा, आपके जीरो से हीरो बनाने तक। ठीक है, तो बेटा बस यही है कि जीरो से सीखना है तो कुछ चीजें ऐसी जानना पड़ेंगी जो चैप्टर में काम में आती हैं और चैप्टर का हिस्सा है, उसके बिना चैप्टर आप आसानी से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो बेटा मैं आपको ये सारी चीजें अभी फटाफट से सिखाता हूं, तो जल्दी से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। अभी देखिए कितना मक्खन कर देते हैं आपको ये पदार्थ के सारे गुण। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं जो पहला था उसी को पहले सीखते हैं, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान को इन इंग्लिश बोलते हैं मास। मास क्या बोलते हैं, मास। द्रव्यमान को बोलते हैं मास। अब भाई द्रव्यमान होता क्या है, तो देखो बेटा द्रव्यमान के बारे में सबसे पहले, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का क्या कहते हैं बेटा, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान कहते हैं, समझ में आया बेटा। सिंपल सी क्या डेफिनेशन है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर है भाई, अब ये मार्कर प्लास्टिक से बना है ना, अब प्लास्टिक पदार्थ से बनी है, पदार्थ है वो एक प्रकार का। अब अगर ये पदार्थ है तो भैया इसकी मात्रा भी तो है ना, कितनी मात्रा खर्च हुई इस मार्कर को बनाने में, तो जितनी मात्रा इसको बनाने में खर्च हुई वो ही इसका क्या कहलाएगा बेटा, वो ही इसका द्रव्यमान कहलाएगा, जिसको मास कहते हैं। अरे फॉर एग्जाम्पल आप इसको छोड़िए, आप, मैं हूं, आप हैं, आप अपने ऊपर लीजिए या मेरे ऊपर लीजिए, मैं हूं भाई, मैं हूं। कोई मुझसे कहे कि मेरा द्रव्यमान क्या है, तो मैं जिस पदार्थ से बना हूं या मुझे बनने में जितनी पदार्थ की मात्रा खर्च हुई, यानी कि मेरे सीने में दिल है, मेरे बॉडी में हड्डियां हैं और मेरी आंतें हैं, ठीक है, मेरे पेट में अमाशय है, अग्नाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़े हैं, यकृत है, ठीक है, वक्र है, और मेरे हाथ हैं, इन पर चढ़ा हुआ मांस है, हाथ पैर मांस हड्डी, सर पे मेरे बाल हैं, या मेरी आंखें हैं, नाक है, मुंह है, ये सब क्या है, मेरी बॉडी का हिस्सा है, लेकिन है तो मेरा ही ना। अब कोई मेरे बारे में बात करे कि मेरा द्रव्यमान क्या है, तो भैया मैं इन सब चीजों से मिलकर बनाऊं, इन सब चीजों से मिलकर बनाऊं। मेरे दिल के जो पदार्थ की मात्रा दिल को बनाने में खर्च हुई है वो एक अलग है, ठीक है, और ऐसे ही मेरे हाथ को बनाने में जिस पदार्थ की मात्रा, मांस हड्डी जो भी है, जितनी मात्रा खर्च हुई है वो उसका भार हो गया। इस हाथ का भार अलग हो गया, पैर का अलग हो गया, इसका अलग हो गया, दिल का अलग हो गया, ठीक है, छाती का अलग हो गया, पेट के अंदर जितनी चीजें पाई जा रही उन सबका, छोटी आंत का अलग भार, बड़ी आंत का अलग भार, अमाशय का अलग भार, यकृत का अलग भार, फेफड़ों का अलग भार, लेकिन उन सबके जो भार है
जो भार है, जो वजन है उन सबका, वो किस चीज पे है? द्रव्यमान उनका जो है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान ही तो उनकी मात्रा है ना, जितनी मात्रा उसको बनने में लगी वही उसका क्या है? द्रव्यमान है। अब वो सब मेरी बॉडी के हिस्से, तो उन सबका जो भी द्रव्यमान होगा, सबकी जो भी मात्रा है टोटल, वो ही मेरा क्या कहलाएगा बेटा? द्रव्यमान कहलाएगा। द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सा। तो द्रव्यमान ही हो गया। और इसका जो मात्रक होता है ना, वो भी याद रखना है, इसका मात्रक ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम डॉट 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 होता है। क्योंकि आगे यूनिट्स बढ़ती भी चली जाती है, कुछ छोटी भी यूनिट्स होती है, क्वांटल हो गया, ठीक है, टन हो गया, तो वो सब क्या है? इस तरीके की यूनिट्स है। अब इतना होने के बाद में एक चीज यहां पर जरा नोट करके लिखिएगा, नोट करके, ये बहुत काम की चीज है, ये आपको याद रखनी है, आपको बहुत ही मदद करेगी न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम में आने में। देखो भाई क्या होता है, किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, किसी परमाणु का द्रव्यमान होता है, मतलब कि थोड़ा सा अलग करिए, किसी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के बराबर होता है, या नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है। क्योंकि द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या है? किसी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, क्योंकि द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं होता है। जितना अब तक आपने पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा होगा परमाणु के सेंटर में पाया जाता है नाभिक, आसपास का जो उसका एरिया होता है उसमें पाए जाते हैं उसके कोश। नाभिक में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि नाभिक में दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दो चीजें पाई जाती हैं। और जो बाहर का हिस्सा होता है इनमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो ये बाहर पाए गए इलेक्ट्रॉन। अब यही इसका क्या है? नाभिक। तो क्या बताया कि जो किसी भी, और ये पूरा मिलके क्या है बेटा? परमाणु। तो किसी भी परमाणु का जो सेंटर है, यानी कि जो उसका नाभिक है, नाभिक में जो कण पाए जा रहे हैं, यानी कि नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये ही द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बनाने में कोई योगदान नहीं होता है। जैसे किसी परमाणु में सपोज करिए कि 4 प्रोटॉन हैं और 4 न्यूट्रॉन हैं, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भी हैं, सपोज कर लीजिए, तो जो इसका भार होगा ना वो 4 और 4 मिलके 8 बन जाएगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कोई रोल यहां पर नहीं होगा। तो इट मींस यहां से जो द्रव्यमान बनेगा, परमाणु का द्रव्यमान वो क्या बनेगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्योंकि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा, टोटल प्रोटॉन के द्रव्यमानों को जोड़िए, न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों को जोड़िए, वही क्या हो जाएगा? परमाणु का द्रव्यमान। क्लियर बेटा इतनी बात? अभी परमाणु के बारे में तो पूरा सेकंड चैप्टर है हमारा, परमाणु संरचना। अब ना इतना आसान कर देंगे ना परमाणु का डाटा कि मजा आ जाएगा। और बाकी अगर आप अपनी केमिस्ट्री को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो साथ साथ में क्या करिएगा ना, ये क्लासेस तो देखिए, लेकिन जो बेसिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट अपलोड हो रही है ना, वो भी जरूर देखिए। फिर आप देखिए केमिस्ट्री कैसी हो जानी है आपके लिए, आपको मजा आ जाना है। ठीक है बेटा? तो ये बात तो हो गई द्रव्यमान की। अब बात आती है, दूसरी बात आती है भार की। किसकी आती है बेटा? भार की। भार, जिसको इन इंग्लिश बोलते हैं वेट। वेट, भार क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। भार क्या होता है? भार वह बल होता है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है। अब समझिए, अब तक हम भार को वजन कहते चले आ रहे थे कि मैं 70 किलो का हूं, 70 किलो का हूं मैं। कितने किलो का? 70 किलो का। और मैं उसको क्या बोलता था कि मेरा भार कितना है? 70 किलो। भैया वो मेरा द्रव्यमान है 70 किलो, क्योंकि किलोग्राम क्या होता है बेटा? द्रव्यमान होता है। अब हम बात कर रहे हैं भार की, यानी कि वेट। वेट क्या होता है? वेट होता है वह
भार वह बल होता है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। क्योंकि भैया छठे सातवें क्लास से आपको पढ़ाया गया होगा, जो चीज ऊपर गई वो वापस नीचे आई, जो चीज ऊपर गई वो वापस नीचे आई। क्यों आई? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है मेरे भाई। और जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? पृथ्वी में जो भी वस्तु ऊपर गई है, पृथ्वी उसको वापस नीचे अपनी ओर खींचती है, जिस कारण वो वस्तु वापस पृथ्वी पर आ जाती है। इसको बोलते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। और जिस जैसे ये वस्तु है, मान लो इसका द्रव्यमान 5 है, मैंने इसे ऊपर फेंका, अब इसे पृथ्वी ने जिस बल से वापस नीचे खींचा, अब इसका द्रव्यमान जो था 5 और जिस बल से उसने खींचा, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा बेटा? भार कहलाएगा। यानी कि भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू में गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान इंटू में गुरुत्वीय त्वरण। भार को लिखते हैं W से, ठीक है, वेट। अब द्रव्यमान को लिखते हैं m से और गुरुत्वीय त्वरण को लिखते हैं g से। यानी कि W बराबर m इंटू जी। ये होता है बेटा आपका भार। अब याद रखना, ये मत कहने बैठिए ना मैं 70 किलो का हूं, वो मेरा भार है। अरे बेटा वो भार है, लेकिन कब? जब हम यूं करके कूदे और पृथ्वी ने हमें वापस नीचे की ओर जिस ताकत से खींचा, वो हमारा टोटल भार है। लेकिन मेरा द्रव्यमान जो होगा वो अलग होगा भार से। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बेटा? साइंस जो है ना, साइंस कोई शब्दों का खेल नहीं है, साइंस कोई थ्योरी नहीं है कि आए और थ्योरी पढ़ी और साइंस आ गई। साइंस को बेटा फील करना पड़ता है, अपने आसपास फील करना पड़ता है। जिस दिन से फील करना सीख जाओगे ना, तो साइंस खुद कहेगी कि आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, और मैंने बाहें खोल दी हैं, आ जाओ और मुझे सीख लो। साइंस खुद कहेगी आपसे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉर्मल दिमाग से ऊपर सोचना पड़ेगा, ऊपर की बातें सोचना पड़ेंगी। दिमाग का विकास तो तभी होगा जब हम दूसरों से थोड़ा ज्यादा सोचेंगे। सोच के ही तो वही चीजें हो सकती है ना। अब भाई ये हो गया आपका द्रव्यमान इंटू में गुरुत्वीय त्वरण। अब बात आती है कि भार का मात्रक क्या बनेगा। अब अगर आपने पढ़ रखा हो फिजिक्स में, द्रव्यमान का मात्रक मैंने अभी आपको बताया ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम। और गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि भार का मात्रक क्या बन गया? किलोग्राम इंटू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कभी आपने वेट अपना इस यूनिट में तोला है? किलोग्राम इंटू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम तो भैया किलोग्राम में तोलते हैं, और जो किलोग्राम में तोलना है वो हमारा क्या हुआ? द्रव्यमान। बात किसकी हो रही है यहां पे? भार की। तो भैया अगर आप चाहें तो या करके इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, तो आपका मात्रक बन जाएगा किलोग्राम इंटू में मीटर इंटू में, जब सेकंड स्क्वायर ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस के स्क्वायर। क्योंकि भाई माइनस लग जाता है जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है, तो उसकी घात पे माइनस या प्लस का साइन चेंज हो जाता है। ये आपने ऑलरेडी छोटी सी बात कही जो पीछे क्लासों में आपने पढ़ रखी होंगी। समझ में आया भाई इतना कि भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है? अगर समझ में आ रहा है तो बेटा क्यों बैठे हो, खाली एक लाइक मारो और बजाओ ताली, और साथियों के साथ भेज दो वीडियो को सारी की सारी, जिससे वो भी आए और साथ में सीख सकें आपके। ठीक है, अब ये तो हो गई बेटा भार की बात। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, एक बात बताता हूं। भार जो है ना, भार, द्रव्यमान आपका हर जगह सेम रहेगा। एक नोट लिखना है आपको, नोट लिखना है। मैं थोड़ा सा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं अभी आपको थोड़ा सा जरा मैं एक चीज बताता हूं, थोड़ी सी चीज बस। ये जो नोट है ना, यही तो बेटा मजा है जिंदगी का, ये नोट ही मजा है जिंदगी का। नोट देखो, द्रव्यमान हर स्थान पर समान रहता है, समान रहता है, परंतु भार अलग अलग स्थान पर, अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है,
बदल जाता है। बहुत पढ़ा होगा आपने, बहुत सीखा होगा भार और द्रव्यमान के बारे में। ये छोटी छोटी बातें किसी ने नहीं बताई होंगी आपको, पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना, ये बातें आपको किसी ने नहीं सिखाई होंगी। क्या बोला है कि द्रव्यमान हर स्थान पर समान रहता है, परंतु भार जो होता है ना, अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है। सपोज करो कि आपने ये सुना होगा बचपन से एक, कि हम चांद पे बहुत ऊंचा ऊंचा कूद सकते हैं लेकिन हमें चोट ना लगेगी। सोचा है क्यों? क्योंकि चांद का जो गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि जो गुरुत्वीय बल है, वो पृथ्वी की तुलना में कम है। अब जब वो पृथ्वी की तुलना में कम है तो उसके ऊपर आप जब कूदते हैं तो बल कमजोर होने की वजह से आप ऊंची जंप मार लेते हैं और वापस नीचे आने में आपको समय लगता है। और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि जो गुरुत्वीय बल है, वो इतना अधिक है कि जैसे ही आप कूदते हैं वापस वो कहती नहीं नीचे आ। क्यों नीचे आ? भाई पृथ्वी होती है यूं करके अंडाकार आकार में। अब सपोज करो पृथ्वी में यहां पे भी लोग रह रहे हैं, 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 तो अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता या गुरुत्वीय बल नहीं होता तो भाई जो लोग नीचे जाते वो तो टपक जाते ना। और कहां टपक जाते? अंतरिक्ष में टपक जाते, और अंतरिक्ष में घूमते रहते, टपक जाते, है नहीं है? तो भैया पृथ्वी में चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे, चाहे दाएं, चाहे बाएं, कहीं पर भी लोग रह ले, वो गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते हैं? या कोई वस्तु नहीं गिरती, क्यों नहीं गिरती? क्योंकि भैया पृथ्वी के अंदर से एक आकर्षण बल आ रहा है जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और ये इतना अधिक है कि ये उस किसी चीज को अपने से दूर जाने देना नहीं चाहता। समझ में आई बात? अब गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलेगा तो भार भी बदलेगा, क्योंकि भार क्या कहता है? भार कहता है, भार वह बल है कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो भैया भार चचा तो कह रहे हैं कि मैं वो बल हूं जिस बल से पृथ्वी मुझे अपनी ओर खींचती है। तो भैया अगर चांद पे जाके आप भार निकालोगे तो चांद की डेफिनेशन क्या कहेगी? चांद की डेफिनेशन नहीं, भार की डेफिनेशन क्या कहेगी? भार की डेफिनेशन वहां पर कहेगी कि भैया मैं वो बल हूं जिस बल से चांद किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। समझ में आई? उसको क्या कहते हैं? भार कहते हैं। समझ में आया है तो बेटा लाइक ठोको और साथियों के साथ शेयर जरूर करते जाना, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ये तो हो गई बेटा भार की बात और द्रव्यमान की बात। अभी तो चीजें बाकी है ना, तो जल्दी से पहले मैं साइड में रहता हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटा तीसरे टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है आयतन। आयतन क्या होता है? सिंपल सा आयतन के बारे में पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि कोई वस्तु या आप पदार्थ कह लीजिए, कोई वस्तु या पदार्थ जितना स्थान घेरता है या घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं, या आप पदार्थ कह लीजिए का आयतन कहते हैं। यानी कि आयतन क्या हुआ? आयतन को इन इंग्लिश बोलते हैं वॉल्यूम। अब आयतन होता क्या है? किसी वस्तु या पदार्थ, कोई वस्तु या पदार्थ जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं बेटा? आयतन कहते हैं। आप समझते हैं इस चीज को? सबसे पहले चीज तो पहले इसके मात्रक भी याद रखना। इसका मात्रक लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, डॉट 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 होता है। ठीक है, ये इसके बेटा मात्रक होते हैं। कहीं पे कोई चीज इस यूनिट्स में लिखी हुई दिखे तो आप समझ जाना वो उसने क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है। बहुत ही काम में आएगा आगे न्यूमेरिकल्स में। अब आयतन की बात आती है। आयतन कैसे? जैसे कि सपोज करो हमारे पास ये ना तीन पात्र हैं। अब इन तीन पात्र में मेरे पास तीन चीजें हैं। मेरे पास ये थोड़ी सी गैस है, मेरे पास ये एक टुकड़ा है, और मेरे पास कुछ पानी की मात्रा है एक गिलास के अंदर। ठीक है, मैंने क्या करा? मैंने तीनों पात्र सेम साइज के लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इस गैस को मैंने इसमें छोड़ा, लेकिन छोड़ने से पहले क्या करा? इसके मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि गैस का क्या नेचर होता है ना, अगर इसका मुंह बंद नहीं करोगे, इसके अंदर डालोगे, वो निकल के बाहर भाग जाएगी। अब ये पूरी गैस जो थी, इस गैस को मैंने इसमें भर दिया।
तो जैसे ही ये एक कोई थैली है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, अब मैं इस थैली से जैसे ही गैस को निकालूंगा तो वो क्या करेगी, इस पूरे पात्र में दूर दूर फैल जाएगी, जितना स्पेस मिलेगा वो फैल जाएगी। अब जो ये लोहे के टुकड़ा है, मैंने इसको इसमें डाला। अब लोहे के टुकड़े को जब इसमें डाला तो भैया ये जैसा है ये फैलेगा थोड़ी ना, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसने इस पात्र में जितना स्थान घेरा वो इसका आयतन हो गया, गैस ने जितना स्थान घेरा वो इसका आयतन हो गया। अब जब द्रव को इसमें भरा, देखो गिलास छोटा है तो उसमें द्रव ऊपर तक भरा हुआ है, कहां तक भरा हुआ बेटा, ऊपर तक भरा हुआ है। जैसे ही मैंने इस जल को इसमें डालना स्टार्ट करा तो जल की मात्रा जितनी है वो नीचे तली में बैठ जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। भाई एक जग और लेकर आए, उसमें भी पानी भरा हुआ है, तो ये इसका आयतन हो गया जितना इसने स्थान घेर रखा है। अब इस पानी को भी मैंने इसमें लौट दिया तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। पहले इसका आयतन इतना था, अब इसका आयतन टोटल यहां से यहां तक हो गया जितना इसने घेर रखा है। तो आयतन क्या होता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती वही उसका आयतन होता है। तो द्रव और ठोस का तो आयतन कैसे भी हो सकता है, लेकिन जो गैसें होती है ना, गैसों का आयतन कभी निश्चित नहीं हो सकता। क्यों, तो इसके लिए अपन एक नोट याद रखना, गैसों का आयतन पात्र का आकार होता है। जैसे गैस मैंने चौकोर इसमें भरी तो वो चौकोर में फैल गई, मैंने एक गुब्बारा लिया और इस गुब्बारे में गैस भरी तो वो इस गुब्बारे में सब जगह बराबर मात्रा में फैल जाएगी। मैंने भाई कोई पाइप लिया और इस पाइप में गैस को भरा तो वो इस पाइप में भी पूरी मात्रा में फैल जाएगी। ठीक है, तो गैस का नेचर क्या है, गैस को जिस भी चीज में आप भरते हो, लाइक आपने घर में एक बोतल में गैस को भरा तो गैस क्या करेगी, इस बोतल में भी गैस पूरे में दूर दूर फैल जाएगी। लेकिन जब हम पानी भरेंगे तो पानी सिर्फ नीचे की ओर आएगा, ऊपर हवा में उड़ेगा नहीं, क्योंकि गैसों का नेचर होता है, गैसों के कण दूर दूर होते हैं इसलिए वो सब में फैल जाती है। पानी के कण थोड़े पास पास होते हैं इसलिए वो थोड़ा नजदीक रहते हैं, जिसके कारण वो तली में नीचे बैठे हुए दिखते हैं। और जो हमारा ठोस होता है, ठोस में तो शेप वैसे ही आप जानते हो, जैसा शेप होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, क्योंकि वो तो पात्र को जब तक कि घेर नहीं सकता जब तक उसका शेप बदले ना। तो शेप जितना शेप है उसका वही उसका क्या रहेगा, आयतन रहेगा। तो ये बेटा बात हो गई आपकी आयतन के बारे में। समझ में आया बेटा आयतन क्या होता है? तो मैं पहले साइड में रहता हूं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला बेटा चौथा क्या है, घनत्व। घनत्व जिसको इन इंग्लिश बोलते हैं डेंसिटी। अब घनत्व क्या होता है, देखो घनत्व की पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस वस्तु का क्या कहते हैं बेटा, घनत्व कहते हैं। उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। मतलब किसी वस्तु का जो भी एकांक आयतन होगा उसमें जो द्रव्यमान उपस्थित होगा उससे उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। जैसे कि इसका क्या बनेगा आपका घनत्व, घनत्व यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी को डी से लिखते हैं। घनत्व बराबर आपका हो गया एकांक आयतन में उपस्थित। तो आयतन जिसमें उपस्थित होता है वो नीचे जाता है और उपस्थित है कौन बेटा, द्रव्यमान, उपस्थित द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान आपका ये आ गया। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व को डी से लिखते हैं, द्रव्यमान को मास एम से लिखते हैं, आयतन को वॉल्यूम वी से लिखते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया डेंसिटी का, डी बराबर एम अपॉन में वी। अगर आप चाहते हैं इसका मात्रक निकालना तो देखिए यहीं से इसका मात्रक भी निकल आएगा। मात्रक कैसे निकालेंगे, यानी किसका मात्रक निकालना है, डी का मात्रक। तो डी का मात्रक कैसे निकलेगा, द्रव्यमान मास, मास का मात्रक मैंने आपको ये पीछे पढ़ाया किलोग्राम, किलोग्राम ग्राम वगैरह जो भी था। ठीक है, अब लीटर, लीटर वॉल्यूम का मात्रक लीटर, लीटर के लिए आप एल लगा दीजिए तो किलोग्राम बटे में लीटर, या फिर लीटर को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा किलोग्राम इंटू में लीटर इनवर्स। ये हो गया बेटा इसका मात्रक। समझ में आया? तो ये बेटा आपका घनत्व हो गया, डेंसिटी जिसको बोलते हैं। अब बात आती है, बस लास्ट बचा है तापक्रम। तो जल्दी से बेटा मैं साइड में हो जाऊं, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर तापक्रम को और समझते हैं। तो देखिए बेटा लास्ट आपका जो बचा है इसको भी सीखते हैं, तापमान को। तापमान या तापक्रम आप कह लीजिए। तापमान क्या होता है, देखो तापमान जो होता है ना, किसी वस्तु में जो भी ऊष्मा होती है, या कि ऐसे लिखते हैं इसके बारे में, किसी वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा
की माप को तापमान कहते हैं। तापमान कहते हैं। क्या बात है? किसी वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की माप को तापमान कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है, उसके अंदर कितनी हीट उपस्थित है, वही उससे क्या कहलाएगा? तापमान। लाइक मैं हूं, मेरे अंदर कितनी हीट है, वही मेरे क्या कहलाएगा? तापमान कहलाएगा। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कहलाएगा। लाइक ये कमरा है, इस कमरे के अंदर कितनी हीट है, तो वो इससे क्या कहलाएगा? कमरे का तापमान कहलाएगा। तो जिस भी वस्तु का तापमान निकालते हैं वो उसकी खुद की ऊष्मीय ऊर्जा की माप होती है, जो कि उसके अंदर पहले से मौजूद होती है। ठीक है, तो भाई तापमान को निकालने के लिए ना निम्न की सहायता से निकालते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात और जान लीजिए। इसे निम्न की सहायता से ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो इसके यूनिट ना 3 है। एक तो आपका होता है केल्विन, केल्विन जिसे के से लिखते हैं। एक होता है सेल्सियस, जिसे डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। और एक होता है फ़ारेनहाइट, जिसे एफ से लिखते हैं। ठीक है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट और डिग्री, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस से पहले लगाते हैं, बाकी केल्विन। ये 3 इसके यूनिट है, जिस यूनिट में हम ताप को ज्ञात करते हैं। ताप को ज्ञात करते हैं। अब ताप को ज्ञात करने के लिए भाई ये 3 यूनिट है ना, तो इन तीनों यूनिट को एक दूसरे में बदलने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि इसे नोट करके देख लेना, काम में आएंगे न्यूमेरिकल्स में। जैसे कि तापमान हमें दिया गया है, सपोज करो डिग्री सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर दिया गया है, तो उसमें आपको क्या करना है? 273 जोड़ दो और उसे केल्विन में बदल दो। अगर इसी को उल्टा करना चाहो कि केल्विन में दिया गया है और आप डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना चाहते हैं, तो केल्विन में से 273 माइनस कर दो और उसे आप डिग्री सेंटीग्रेड में बदल दो। समझ में आया? और ये जो 273 लगाते हैं ना, ये हम राउंड फिगर करके लगाते हैं। वैसे इसका पूरा मान होता है 273.15। यहां पर भी चाहे तो पूरा लगा सकते हैं 273.15, जिसको बोलते हैं परम ताप। ठीक है, अब ये हो गया। एक सूत्र और होता है भाई, ये तो हो गया केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए। अब केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदल लिया, डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदल लिया, लेकिन बचा तो फ़ारेनहाइट भी है ना। तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करते हैं ना, फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए एक सूत्र होता है F बराबर 9/5, F बराबर 9/5 इंटू में C प्लस में 32। F बराबर 9/5 इंटू में C बटे में प्लस में 32। ये फ़ारेनहाइट, ये डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसको डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं इन इंग्लिश। अब ये यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? उससे पहले एक नोट और जानकारी के लिए। कमरे का ताप पूछ लिया जाता है। कमरे का ताप कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 77 फ़ारेनहाइट। कमरे का ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 77 फ़ारेनहाइट। और एक आपसे पूछ सकता है मानव के बॉडी का ताप, यानी कि मानव के शरीर का ताप। तो मानव के शरीर का जो आपका ताप होता है वो आपका होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप याद रखना। बाकी मैं जरा आपको थोड़ा सा, ये तो आपको तापमान के बारे में सारी बातें हुई क्लियर। तापमान क्या होता है? देखो ऐसे ही तो इसी को तो बोलते सीखना यार। मैं सारी चीजें डिटेल में सिखाता हूं और ये देखना अभी आपके कितने काम में आएंगी। ये ताप वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। अब जैसे कि सपोज करो इनका काम कैसे करना है। जैसे उसने बोला कि भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलें, ये बोला। तो हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हमें टेम्परेचर दिया कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हम इसमें प्लस कर देंगे 273.15 या फिर पूरा 273 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 273 और 25 278, सॉरी 273 और 25 तो 298 केल्विन। ये आपका केल्विन में चेंज हो गया, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? कितना आसान है। देखिए इसी को तो बोलते हैं यार, सब चीज सीखोगे तो अच्छे से आसानी से आसान कर सकते हो उन चीजों को। अब यही क्वेश्चन उसने दूसरा दे दिया और बोला 25 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें। ये दे दिया उसने भाई उसकी जगह तुमसे केल्विन की जगह ये पूछ लिया बदलें।
तो भैया इसको कैसे बदलेंगे? देखो इसको बदलने के लिए भाई उसने टेम्परेचर कितना दे रखा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉरेन हाइट बदलना है। फॉरेन हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपको बताया, ये लिखा है 9/5 इंटू में सी प्लस 32, तो 9/5 इंटू में सी प्लस 32। सी का मान दे रखा है 25, तो एफ बराबर 9/5 इंटू में 25 प्लस में 32, पचम 25, 9 पंजे 45, तो 45 प्लस 32, तो 45 और 32 आपका जोड़ के हो गया 77 डिग्री फॉरेन हाइट। अब देखो भाई, आप चाहते हो कि ये आंसर सही आया या नहीं आया, कैसे चेक करें? तो देखो अभी मैंने आपको एक नोट बताया था, कमरे का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 77 डिग्री फॉरेन हाइट होता है। देखो 25 दिया है और 77 आंसर हम लाए हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी टेम्परेचर को किसी भी उसमें बदल सकते हैं। ये आपका टेम्परेचर का डाटा हो गया है। और मैंने आपसे 5 चीजें बोली थी, भार, द्रव्यमान, घनत्व और आयतन और तापमान, पांचों आपको सिखा दी। ये पांचों बहुत ही काम की हैं। जो क्लास 11 से पढ़ाई कर रहे हैं, आज उसका लेक्चर 2 था, थर्ड लेक्चर से अब हम इस विषय के, केमिस्ट्री के इस चैप्टर के रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षाओं में आएंगे। लेकिन वो जो ये मैंने 2 वीडियो पढ़ाए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, इनके बिना कोई अगर उन्हें पढ़ता है तो बेटा वो मजबूत नहीं बन पाएगा। भाई सिंपल सी बात है, आप एक छत पर चढ़ रहे हो, छत पर जाने के लिए सीढ़ी लगी है, सीढ़ी में है 15 जीने, नीचे के 3 जीने खिसका दिए जाएं और आपसे कहा जाए अब चढ़ जाओ। जिसकी टांग लंबी वो तो उठा के रख के चढ़ जाएगा, अब नहीं तो बेचारा मुंह के बल गिरेगा और चोट खाएगा। तो भाई सिंपल सी कहानी क्या है कि अगर हमें ऊपर तक जाना है तो ऊपर जाने के लिए एक एक सीढ़ी पे कदम रखना जरूरी है, हर सीढ़ी का होना जरूरी है। इसी तरीके से अगर आप इस चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए ये दोनों बेसिक क्लास, जो भी मैंने टॉपिक आपको आज पढ़ाए, पिछले टॉपिक में आज मैंने आपको पढ़ाया था पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? आज मैंने आपको पढ़ाया पदार्थ के गुणों के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो भाई जो ये मैंने चीजें आपको 2 क्लास में पढ़ाई हैं, ये सारी बहुत काम की है और क्लास 11 को मक्खन करने के पूरे रास्ते आसान कर देगी। तो बेटा इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, साथियों के साथ शेयर करना, और चैनल को अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगले वीडियो टाइम पर आए इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।